उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण वीडियोज़ की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो दोस्तों देवप्रयाग जो स्थान है ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में स्थित एक नगर और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं और इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को आगे चल के गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं और आगे चल के गंगा नदी बन जाती है। अब कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग क्या है ये भी जान लेते हैं। तो रुद्रप्रयाग में क्या होता है, मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला सवाल, एक निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों अगर मैं ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदी की बात करूं तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कौन, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, इसकी एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक क्या है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ये ट्रिक है। एम से आपका हो जाएगा महानदी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पी से पेन्नार नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसी तरह गो से आपका गोदावरी नदी, रेखा से आपका स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा, का से कावेरी, क से कृष्ण नदी और ब से ब्राह्मणी नदी और विलय से वेगाई नदी। तो ये सभी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। जबकि अगर मैं बात करूं ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियों की तो ये अरब सागर में गिरती हैं। अगला सवाल कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहला है भूपर्पटी जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड जिसको कोर कहा जाता है। ठीक है, अब जो भूपर्पटी है इसका जो निर्माण होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पपड़ी पर यानी कि भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है। तो एल्यूमिनियम पाई जाती है, क्योंकि जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं इसमें 2 धातुएं होती हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। जबकि मेंटल का निर्माण होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, इसीलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। जबकि क्रोड का जो निर्माण होता है वो निकिल और लोहा से होता है, इसलिए इसको नीफे भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की संरचना 3 प्रकार की हैं, आंतरिक संरचना, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अगला सवाल यह है कि भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो जो अरावली के पहाड़ हैं ये सबसे पुराने भारत के पहाड़ हैं। ठीक है, यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। अरावली श्रेणी का निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 700
570 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। 600 से 570 मिलियन वर्ष, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी पुरानी पर्वत श्रेणी है। ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वत की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। क्लास वाले की विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील कौन सी है? यानी कि सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा, सबसे ज़्यादा जो नमकीन सागर है वो कौन सा है? तो जो वान झील है ये विश्व की सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। कहाँ की है? टर्की की है। ठीक है, इसकी जो लवणता है वो सबसे ज़्यादा लगभग 330% है। इसके बाद जॉर्डन का जो मृत सागर है जिसका लवणता प्रतिशत 238 है। ठीक है, उसके बाद यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक है जो कि 220% लवणता अपने अंदर रखे हुए है। तो सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा हो गया? तो वान झील जो है वो सबसे ज़्यादा लवणीय है जो कि टर्की की झील है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो दोस्तों जो शुक्र है इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी ग्रह कहते हैं पृथ्वी का। आप देखिए ग्रहों की कुछ विशेषताएं जो कि अक्सर आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे गर्म ग्रह की, तो वो शुक्र ग्रह है। ठीक है, सबसे ठंडा जो ग्रह है वो वरुण है। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जो ग्रह है, घनत्व वाला, वो हमारी पृथ्वी है। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। और पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ग्रह आपका शुक्र हो गया। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है। नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट जो है वो हमारी पृथ्वी है। लाल ग्रह जो है वो मंगल है। ठीक है, मंगल ग्रह लाल क्यों है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास। कितने हैं? 69 है। 69 उपग्रह सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास हैं जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, सही बात है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और हरी जो क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। लेकिन भूरी क्रांति ये विद्युत उत्पादन से नहीं बल्कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। नीली क्रांति मैंने बता दिया मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से है, रजत क्रांति आपकी है अंडा उत्पादन से, और गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। जबकि भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। चलिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, क्रांतिकारियों के नाम हैं और उनसे संबंधित स्थान है। देखिए नाना साहेब ये कहाँ से संबंधित थे? इन्होंने जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व कहाँ से किया था? तो नाना साहब ने कानपुर से किया था। तो अब ए का 2 किसमें है? तो आपका देख सकते हैं सी और डी, ये आपका ए का 2 है। अब बात करेंगे नवाब हामिद अली ख़ान, तो इनका संबंध जो है वो दिल्ली से है। वैसे तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने किया था, लेकिन नवाब हामिद अली ख़ान भी दिल्ली में ही थे। तो इसलिए नवाब हामिद अली ख़ान इनका जो संबंध हो गया वो दिल्ली से हो गया। ठीक है, अब मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये बेगम हज़रत महल के साथ लखनऊ से संबंधित थे। ठीक है, और आपका जो मनी राम दीवान है इनका संबंध असम से है। तो इस तरह से अगर आप लोग देखें तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो 1857 की क्रांति है
उसके प्रमुख विद्रोह केंद्र, उसके प्रमुख नेता और विद्रोह का दमन किसने किया था, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो प्रमुख नेता जो थे वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे। और दिल्ली में विद्रोह का दमन निकलसन और हडसन ने किया था। लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो बेगम हजरत महल ने किया था और इस विद्रोह का दमन कंपवेल ने किया था। कानपुर से संबंधित थे नाना साहेब और इस विद्रोह का दमन कंपवेल और हैवलाक ने किया था। झांसी से संबंधित हैं, सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई। और इस विद्रोह का दमन झांसी में किसने किया था, ह्यूरोज नामक अंग्रेज ने किया था। ठीक है, ह्यूरोज ने एक प्रसिद्ध कथन झांसी के रानी के बारे में कहा था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसने क्या कहा था कि ये जो औरत है, ये जो मृत स्त्री पड़ी हुई है ज़मीन पे, ये पूरे भारत में एकमात्र मर्द है। यानी कि उनकी बहादुरी से संबंधित कथन, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कथन ह्यूरोज ने कहा था। इलाहाबाद जो विद्रोह का केंद्र था, इसके नेता कौन थे, लियाकत अली थे और इस विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया था। बनारस में सेना और जनसाधारण लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, इसको भी कर्नल नील ने दबा दिया। बिहार से संबंधित हैं राजा कुंवर सिंह, इसको विलियम टेलर ने दबा दिया। और पंजाब में भी आम लोगों ने और सेना ने क्या किया था, विद्रोह किया था, जिसको जॉन लॉरेंस ने दबा दिया था। ठीक है, फतेहपुर से संबंधित हैं अजीमुल्ला, जिस विद्रोह का दमन किया था जनरल रेनर्ड ने। और फैज़ाबाद से संबंधित है मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इसको कर्नल नील ने दबाया था। और बरेली से संबंधित हैं, बरेली से खान बहादुर खां और बख्त खां, इसको कंपवेल और विसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रमुख नेता और उनके द्वारा जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किसने किया, ये आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 की क्रांति में या 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति है, विद्रोह है, उसको किसने कहा, तो वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, विधान है और गवर्नर जनरल हैं, सुमेलित करना है। चलिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पास किया था, तो ये था डलहौजी। ठीक है, सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सहवास वय अधिनियम, इसको किसने निषेध किया था, तो ये लेंसडाउन था। और दास प्रथा का उन्मूलन किया था एलन ब्रो ने। तो इस तरह से अगर आप लोग देखें तो ए का 4 होगा और बी का 1 होगा और सी का आपका 2 होगा और डी का जो होगा वो आपका 3 होगा। इस तरह से आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। सती प्रथा निवारक अधिनियम 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय। दास प्रथा का उन्मूलन विधेयक 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के समय। और हिंदू सहवासवय अधिनियम या सम्मति आयु अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय पारित किया गया था। यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज, इसका संबंध किससे है, तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, सबको पता है, राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के। इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। कब भाग लिया था, कमेंट करके आप बताइए। तो इस तरह से अगर आप लोग देखें तो कौन सा सही होगा, तो ए का 4 होगा और बी का आपका होगा 1, सी का आपका हो जाएगा 2 और डी का आपका हो जाएगा 3। इस तरह से आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं फिर से, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग गोविंद महादेव गोविंद रानाडे यानी कि MG रानाडे और RG भंडाकर ने मुंबई में किया था। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग का नाम यहाँ पे है, इसलिए ये प्रार्थना समाज से संबंधित हो गए। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म समाज जानते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी इसकी स्थापना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मूल शंकर, ये किसका नाम था, ये दयानंद सरस्वती का नाम था। इन्होंने बम्बई में की थी इसकी स्थापना और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर भी स्थानांतरित कर दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में किया था और इसकी स्थापना 1897 में हुई। चलिए, शालीमार बाग और निशात बाग ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों बाग जो हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में तो आप सभी लोग जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये दोनों बाग स्थित हैं। इसका निर्माण करवाया था मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज को अपनाया था, तो राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले पंचायत राज अपनाया गया था। इससे संबंधित कुछ तथ्य आप लोग देख लीजिए। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि पंचायती राज को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अपनाया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसमें क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 343A से अनुच्छेद 343O के अंतर्गत इसके उपबंध भी किए गए पंचायती राज के। इसका गठन जो किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य था जहाँ पे पंचायती राज की स्थापना हुई थी और दूसरा जो स्थान था वो आंध्र प्रदेश था। आपको पता होना चाहिए कि इस अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया था, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है, इसके तहत जो पहले से आर्टिकल 40 था उसको स्वाभाविक रूप दे दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी सन 2015 से योजना आयोग, नीति आयोग का ये पुराना नाम था, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। इस संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नाम दिया गया और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर भारत के संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 क के रूप में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है,